हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा में जो हमारी केमिस्ट्री की थ्योरी वाली क्लासेस चल रही थी उनके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम आज से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि आपने थ्योरी कवर कर ली है तो उनके क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके कैसे आंसर आप लगा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक थ्योरी में हमने कवर करवाए हुए हैं। यदि आप थ्योरी वाले सेशन देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग आपके जो टॉपिक हैं वो कवर ही हो चुके हैं। तो अलग अलग इन दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आपकी जो बायोलॉजी की हैं लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं और आपके जो केमिस्ट्री की हैं वो भी लगभग 40+ क्लासें होने वाली हैं। ठीक है, या हो गई होंगी, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें और बहुत ही अच्छा डाटा आपको दिया गया है। एनसीईआरटी के अलावा अन्य ऑथेंटिक बुक्स का डाटा आपको वहाँ थ्योरी में देखने को मिल जाएगा। यदि आपने थ्योरी कवर कर ली है तो ये जो क्वेश्चन हैं ऑथेंटिक बुक से और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ज़रूर लगाइए। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने थ्योरी क्रमबद्ध रूप से कवर करी थी उसी के उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जो है प्रैक्टिस सेट रहेंगे। जैसे पहले हमने पदार्थ वाला टॉपिक किया हुआ था, तो पदार्थ जो है उसका वर्गीकरण आपको पढ़ना होता है भौतिक और रासायनिक आधार पर। तो इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे। यदि आप बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसके भी आपके लगभग 15-20 प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको इससे पता लगता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, किस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और जो ये क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लगाएंगे और ये जो 25 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप अपने से इनके आंसर लगाते जाना और अंत में ज़रूर बताना कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितने सही किए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पदार्थ और उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम करेंगे। तो जो बेसिक होता है केमिस्ट्री का वो तो आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री है वो कहाँ से आया है, इसके जनक कौन है, किस भाषा से लिया गया है। क्योंकि जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को तो पहले उसका ही परिचय दिया जाता है, ताकि आप समझ पाएँ कि केमिस्ट्री है क्या, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो जो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं वो किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप अपने से लगा लेना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी जो लेवासिए हैं इनको क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बता दें, यहाँ जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। यदि आपने पढ़ा है एल्फा कणों की जो बौछार करी हुई थी वो किसने की थी, आपके रदरफोर्ड ने ये आपका सिद्धांत दिया हुआ था परमाणु के संबंध में। और जो आपका परमाणु होता है उसके अंदर जो नाभिक होता है इसके बारे में भी किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसके बाद मेंडलीफ, इन्होंने जो है आवर्त सारणी दी हुई थी, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जनक कौन है, तो यदि आधुनिक की बात करता है तो फिर आपके मोजले महोदय हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। जो हमने पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा है, पदार्थ यानी मैटर। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो आपका भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण होता है और दूसरा होता है रासायनिक आधार पर। ठीक है, तो अब जो भौतिक आधार पर होता है उसकी अधिकतम संख्या आपको बतानी है। बेसिकली हम पढ़ते हैं 3 अवस्थाएं। ठीक है, भौतिक रूप में हम कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं पदार्थ की, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हमने यहाँ पर अधिकतम की बात की है, तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो 5 होती है। कौन कौन सी, तो ठोस, द्रव और गैस, 3 तो अलग हो गई। चौथी अवस्था आपकी होती है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर रासायनिक आधार पर जो पदार्थ के प्रकार होते हैं उसमें आपको पढ़ना होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर यौगिक के भी प्रकार होते, कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, और मिश्रण भी होता है समांगी, असामांगी मिश्रण। ठीक है, और तत्व भी होते हैं धातु तत्व, अधातु तत्व और उपधातु तत्व। तो इनके बारे में यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी वाली क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दिया गया है सामान्यतया
द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में शामिल अवस्था कौन सी नहीं है। तो यदि आपने वर्गीकरण पढ़ा हुआ है भौतिक और रासायनिक आधार पर, तो यहाँ पूछा है कि जो द्रव्य है इसकी जो अवस्थाएं हैं उसके जो भौतिक वर्गीकरण किया गया है उसमें कौन सी एक अवस्था ऐसी है जो शामिल नहीं है। तो इसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो गैस भी है, द्रव भी है, ठोस भी है, लेकिन कोलाइड इसकी अवस्था नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलाइड। इसका जो है भौतिक वर्गीकरण में ये शामिल नहीं है। बाकी आपका गैस है, द्रव है और ठोस है। इसके अलावा प्लाज्मा भी है और बोस-आइंस्टीन भी है। इसके बारे में डिटेल से आप थ्योरी वाले सेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो ये जो गुण यहाँ पर दिया गया है वो कौन सी अवस्था का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। कौन सा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट जो अवस्था है वो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, जो कि आपका भौतिक अवस्था के आधार पर एक प्रकार होता है पदार्थ का। नेक्स्ट है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण जो है वो मिश्रण का नहीं है। तो यदि आपने मिश्रण पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा गुण यहाँ पर जो है वो मिश्रण का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बताना है। तो यहाँ कहा गया है, पहला ऑप्शन है कि जो मिश्रण है इसकी संरचना नियत होती है। क्या होती है, मिश्रण की संरचना नियत होती है। नेक्स्ट है, यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के द्वारा बनता है। तो यहाँ ये बताना कि कौन सा गुण नहीं है। तो यह 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से बनता है, तो बिल्कुल सही है। फिर है, इसके भौतिक तरीकों से इसे अलग किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ कहा है कि मिश्रण जो है उसकी संरचना नियत होती है, तो ये गलत है। क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि मिश्रण में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो मिश्रण होता है वह 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का अनिश्चित अनुपात होता है। इसमें कोई निश्चितता नहीं होती। यदि निश्चितता की बात कर देते हैं तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो आपने तत्व, यौगिक और मिश्रण अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि पीछे क्या पूछा गया है। मिश्रण का कौन सा एक गुण नहीं है, तो वो है इसकी संरचना नियत नहीं होती है। यहाँ दिया है होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब 4 कथन दिए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो कहा है कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या मिश्रण है, जो जल है वो क्या मिश्रण होता है, H2O इसका सूत्र होता है। तो आपको बताना है कि क्या ये एक मिश्रण है। यदि आपने मिश्रण पढ़ा है फिर तो आप बता देंगे कि ये मिश्रण नहीं है। मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में मिलना या यौगिकों का मिलना, अनिश्चितता होती है। ठीक है, तो मिश्रण तो नहीं हुआ जल, क्योंकि जल जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 परमाणु दिए गए हैं। ठीक है, 2 तत्व दिए गए हैं और दोनों तत्वों का अनुपात निश्चित है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का है 1। मतलब ये निश्चित दिया गया है कि इसमें इतने इतने जो परमाणु हैं वो मिलकर जल की संरचना बनाएंगे। तो ये तो निश्चित की बात की गई है। फिर कहा है कि जो पानी है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो यहाँ कहीं आपको नाइट्रोजन तो दिख नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर कहा है कि पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। यही ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। फिर कहा है अपनी एक जो जल होता है वो पानी जो होता है वो एक मूल तत्व है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है, क्योंकि जल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जल है एक क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, क्या है। तो जल एक यौगिक है और यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप सारे टॉपिक देखिएगा और थ्योरी को अच्छे से यदि कवर किया है तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन है, हवा एक क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हवा एक डैश है, क्या है। तो हवा क्या शुद्ध मिश्रण है, नहीं है। क्योंकि यदि शुद्ध है तो आप मतलब आपको बताना है कि हवा में क्या क्या होता, कौन कौन से धूल के कण होते, इनका अनुपात क्या होता। क्योंकि जो मिश्रण होता है वो तो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया कि जो हवा है वो क्या है, शुद्ध मिश्रण नहीं है, अशुद्ध होता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं, कई प्रकार की गैसें होती, धूल के कण होते हैं। नेक्स्ट है केवल यौगिकों का मिश्रण है। तो केवल यौगिकों का मिश्रण है, ये बात
तो देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है कि यौगिकों का मिश्रण है, तो केवल ये गलत है। केवल तत्वों का मिश्रण ये भी गलत है, क्योंकि आप यदि केवल तत्व का मिश्रण कहेंगे तो तत्वों का मिश्रण जो होगा वो निश्चितता रहेगी, तो वो यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, बल्कि जो सही ऑप्शन है हवा क्या है, तो दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है, और शुद्ध मिश्रण ये कभी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अगला देखना, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उसे तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ आपको पता होगा जब कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, या परमाणु भार को ही और क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ बताना है कि यदि परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है तो निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना की जाती, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है। आपने देखा होगा आवर्त सारणी का आवारा तत्व से कहा जाता है। और जितने भी विद्वान आए जिन्होंने भी आवर्त सारणी के बारे में बताया, तो जो हाइड्रोजन है उसके बारे में सभी ने बताया था, चाहे वो आपके डोवे राइनर हो, इसके बाद चाहे आपके जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, इसके बाद आपका जो है चाहे आपके मेंडलीफ हो या फिर आपके मौजले महोदय हों, परमाणु जो है भार ज्ञात करने के लिए सभी ने किससे तुलना की थी, उसकी हाइड्रोजन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो आपको पता है विश्व में जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हो या बड़ा से बड़ा कण हो, सब किससे मिलकर बने हैं, आपके अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। और यह कथन सबसे पहले किसने कहा था, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले कणाद ऋषि ने ये कहा हुआ था। फिर अब आगे अन्य विद्वान आते गए और उन्होंने पदार्थ को अपने अपने तरीके से बताया, परमाणु की अपनी अपनी संरचना बताई, अपने अपने मॉडल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो आपको पता है कि मिश्रण क्या होता है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो हमने अभी कुछ ही समय पहले आपको थ्योरी जब हम करवा रहे हैं तो वहाँ कांच, सीमेंट, इस्पात वगैरह, पीतल, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आपको पता होगा कि ये सब के सब जो है यहाँ पर मिश्रण क्या नहीं है, ग्रेफाइड मिश्रण नहीं है। बाकी कांच जो है इसमें कई तत्व, कई आपके अन्य पदार्थ मिले होते हैं, तब जाकर आपका कांच बनता है। और कांच कैसा मिश्रण होता है, तो ये समांग मिश्रण होता है, समांग मिश्रण होता। पीतल में भी कई सारे तत्व होते हैं, कई अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, इस्पात में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तब ये बनते हैं। तो ये सब के सब क्या है, आपके मिश्रण है, लेकिन जो ग्रेफाइड है वो मिश्रण नहीं है, यह कार्बन का एक अपरूप माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको बताना है रासायनिक यौगिक कौन सा है। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो यौगिक आपको पता होगा, तो रासायनिक यौगिक कौन सा है जिसका जो है केमिकल रूप से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो अमोनिया है वो क्या है, एक रासायनिक यौगिक है, इसका उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। तो अभी हमारा जो थ्योरी चल रहा है उसमें हम उर्वरक पढ़ेंगे, ईंधन भी रह गया है, तो अभी कई सारे टॉपिक छूटे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है ये तो एक तत्व है, ठीक है, वायु क्या है, एक मिश्रण है, और पारा ये क्या है, आपका एक तत्व होता है। ठीक है, लेकिन जो अमोनिया है वो एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। कौन सा, जो पदार्थ है उसका जो है परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया। तो सबसे पहले आपके जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया हुआ था। इसके बाद आपके रदरफोर्ड आते हैं जो अल्फा कणों की बौछार करते, थॉमसन भी आए। ठीक है, रदरफोर्ड से पहले थॉमसन आते हैं जिन्होंने तरबूज मॉडल दिया हुआ था। ठीक है, तो जैसे पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले यदि पूछता है परमाणविक सिद्धांत किसने दिया, तो वो जॉन डाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो वो आपके कौन थे, जे थॉमसन थे। इन्होंने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल दिया हुआ था, तरबूज का जो है उसके बारे में मतलब इससे रिलेट करके बताया हुआ था। थ्योरी में आप इसका मॉडल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं। तो जो परमाणु होता है उसके 3 आधारभूत अवयव होते हैं। ये आपका परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, आपका नाभिक होता है। अब आपको पता होगा कि जो नाभिक होता है उसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि जो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तीनों ही आपके जो हैं एक परमाणु के आधारभूत अवयव माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ आयन दिया है जो कि गलत है, ये आपके जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए हैं, ये गलत है, और यहाँ फिर से आयन आ गया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसका योग होती है, ये आपको बताना है। तो यह जो होती है द्रव्यमान संख्या वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो यहाँ बताना है कि कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियॉन नहीं है, बाकी ये तीनों के तीन न्यूक्लियॉन हैं। इसके बारे में डिटेल से आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं कि ये न्यूक्लियॉन होता क्या है। ठीक है, अब दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जो इंपॉर्टेंट खोजें हैं वो आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट के रूप में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है? तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वह नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो कि उदासीन है। तो ये तो गलत है, उदासीन आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक। ठीक है, अर्थात नकारात्मक। तो आप यहाँ से डायरेक्ट पकड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं। यहाँ कण होगा, तो एक परमाणु का जो कण है उसमें दूसरे परमाणु के विपरीत गुण यदि होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिकण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिकण कहलाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो आपका पॉजिट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती। मतलब इनमें से क्या है एक जो किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बना देती है? तो वो क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। अर्थात किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का क्या बना देती है? सुचालक बना देती है। सुचालक क्या होते, कुचालक क्या होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखना है। तो जो न्यूट्रॉन की खोज है वो आपके चैडविक महोदय ने की हुई थी। नेक्स्ट है, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? मतलब जो बोसान कण है इसके बारे में किसने बताया? अब इस तरीके से ऑप्शन 2 दिए गए हैं, यदि इनमें से एक सही भी होगा तो आपको जब आगे का पूरा नाम इनका पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो जो बोसान कण है इसके बारे में S.N. बोस ने बताया और इसका संबंध इन्हीं के नाम से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब 4 कथन दिए हैं और यहाँ बताना है कि कौन सा एक कथन सही है। तो कहा है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते, जो कि गलत है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं नाभिक के। नेक्स्ट है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। जबकि एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु होता है, उसके नाभिक में आपके क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अभी पूछा था कौन सा सही है, अब पूछ लिया कौन सा एक सही कथन नहीं है। तो बताइए कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, क्या ये सही है? तो यहाँ सही नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो ये सब के सब सही हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन डी दिया गया है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी, ये गलत है। और यही हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, आपने कितने क्वेश्चन सही किए इन 25 क्वेश्चनों में से? और यदि आप इसी तरीके से अन्य जो हैं प्रैक्टिस सेट जारी रखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।